स्टूडेंट माय चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम सेकेंड यूनिट 11th का लेते हैं, डायनेमिक गति विज्ञान के बारे में हम देखेंगे। तो गति विज्ञान को जानने से पहले हमें कुछ गणितीय चीजों को जानेंगे जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल टूल्स में हम देखेंगे। तो गणितीय चीज को जान, क्योंकि आपको पता ही होगा गणित के बिना फिजिक्स जो है अधूरा है। तो पहले आप गणित को समझें, उसके अंदर जो उपस्थित गणित को समझें। तो आज का हम टॉपिक लेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकलन गुणांक। तो ये अवकलन गुणांक नए फिजिक्स में यूज होगा, ये मैथ्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं अवकलन गुणांक के बारे में। तो अवकलन गुणांक का भौतिक में अर्थ क्या होता है, ये सब चीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे जूनियर क्लासों में गति विज्ञान के बारे में स्थिति और समय के बीच में, स्थिति और वेग के बीच में आपने कई प्रकार के ग्राफ खींचे होंगे। तो ग्राफ खींचे हैं तो उस ग्राफ में जैसे ये समय और स्थिति के बीच में ग्राफ है, आपके पास दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो ग्राफ का हम यहाँ पर वेग निकालेंगे ग्राफ में। तो वेग होता क्या है एक्चुअल में हम देखेंगे आगे। वेग जो होता है इस ग्राफ का स्लोप को कहते हैं, ग्राफ के स्लोप को हम वेग कहते हैं। स्लोप या ढाल को हम वेग कहते हैं। और हम लोग जूनियर क्लास के मैथ्स में भी पढ़ेंगे स्लोप या प्रवणता या ग्राफ, स्लोप प्रवणता या ढाल जो होता है वो निकाला जाता है tan थीटा के रूप में, वो निकाला जाता है tan थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, ये एंगल है, कोण है, जो इस अक्ष में बेस अक्ष के साथ बना हुआ कोण थीटा होता है। और इस थीटा के साथ tan थीटा अगर निकाल दिया जाए तो वो कहलाता है स्लोप, ढाल। ठीक है, ये जूनियर क्लासों में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर हमारे पास ये ग्राफ है तो इस ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालें, ये बिंदु निकाले थीटा निकला, यहां पर निकाले तो भी यहाँ पे थीटा मिलेगा, यहाँ पे निकाले तो भी थीटा मिलेगा। तो जहां जहां जिस जगह पर अगर हम निकालें तो हर जगह एंगल थीटा ही रहेगा। एंगल थीटा ही है मतलब हर जगह कण का वेग एक समान है। तो हर जगह कण का वेग एक समान है तो हम देख सकते हैं सभी जगह पे कण का वेग एक समान है। इसका अर्थ ये होता है कि एक समान गति है ये, ठीक है नहीं। तो चलिए अब हम कहीं दूसरे ग्राफ में मेजर करते हैं। मान लो ये ग्राफ है आपके पास, समय और स्थिति के बीच में ग्राफ इस प्रकार से है। इसमें ग्राफ आपका इस प्रकार से जा रहा है, एक कर्व बन रहा है। तो अब यहाँ पर इस बिंदु पर हम देखें, इस जगह पर अगर हम बिंदु देखें तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, कोण हो गया। तो यहाँ पर आपको स्लोप मिलेगा tan थीटा, जो भी मिला स्लोप यानी उसका वेग होगा इस बिंदु पर। लेकिन यहाँ पर दूसरा बिंदु ले लेते हैं, वहां पर अगर हम देखेंगे तो स्लोप इधर चला जाएगा, यानी एंगल यहाँ पर θ2 चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखो पहले बिंदु पर कोण θ1 था, दूसरे बिंदु पर कोण θ2 है। मतलब ये एंगल बढ़ रहा है, बदल रहा है, इसलिए वेग भी यहाँ पे बदल रहा है। इस पॉइंट पर अगर हम देखें, स्पर्श रेखा खींचे तो यहाँ पर फिर अलग एंगल मिल रहा है। तो हर जगह इसका कोण जो है बढ़ रहा है, बदल रहा है, मतलब स्लोप बदल रहा है। स्लोप बदल रहा है मतलब इसका वेग बदल रहा है। तो ये परिवर्ती वेग के लिए आपके पास ग्राफ है। तो अब प्रश्न ये उठता है यहां पर हम वेग कैसे निकालें। कुछ ग्राफ में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अपने स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए अपने को यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। 2 पॉइंट ले लिए। तो 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पे निर्देशांक अगर निकालें तो आप ज्यामिति में देख चुके होंगे, 10th क्लास से जूनियर क्लासों में ज्यामिति जो पढ़े थे उसमें देखे होंगे। यहाँ का होगा t1 x1 लेट देन, यहाँ का टाइम है t1, इस पॉइंट में टाइम है t1 और इस पॉइंट में डिस्टेंस है x1 लेट देन। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे जाएंगे तो टाइम है t2
और यहाँ का डिस्टेंस है x2। ओके, तो ये t1 और t2। तो इसका स्लोप कैसे बनेगा, tan थीटा कैसे बनाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू होता है, tan बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हाँ चलिए इसमें हम देखेंगे, तो ये लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा हो जाएगा, इस पोजीशन में अगर हम देखें, इसको एक ट्रायंगल ले लेते हैं, लेट से पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तो ये हो जाएगा BC बटे AC, BC बटा AC। तो ये इसका स्लोप मिलेगा। मैं अभी ज्यामितीय अर्थ बता रहा हूं, उसके बाद अवकलन में प्रवेश करूंगा। तो चलिए tan थीटा जो है, tan थीटा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने भी इसका वेग निकालना है, वेग मतलब है tan थीटा, ठीक है। तो ये हम निकालने के लिए BC बटे AC निकालेंगे। BC का मान क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगा, तो आप देखोगे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा x2 और यहां से यहां तक डिस्टेंस है x1। तो ये वाले डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, अर्थात BC मतलब क्या होगा, इतना और इतना, इसमें से इतना घटा दे तो ये मिलेगा, अर्थात हम लिखेंगे x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 क्योंकि ये t2 यहां से आता है t2 और यहां से आता है t1, तो ये वाला वैल्यूज अगर निकालें तो t2 माइनस t1 होगा। क्लियर हुआ, तो ये tan थीटा निकला। तो tan थीटा इक्वल्स टू डेल x बाय डेल t, ये x में डिफरेंस और ये टाइम में डिफरेंस, इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये हमें मिला इस ग्राफ से, तो चूंकि ये यूनिफॉर्म था, एक समान था, इसलिए मिला। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पे हर पॉइंट में अलग अलग मिल रहा है। तो अगर हम ये पॉइंट्स को पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इसमें अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो इस रेखा में सभी जगह पर जाकर वो सभी पॉइंट को टच करेगा, यानी पॉइंट 1 को टच कर रहा है, पॉइंट 2 को टच कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो केवल एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। तो दो पॉइंट को टच कराने के लिए हम क्या करेंगे, 2.1 और 2 को टच कराने के लिए इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट 2 जो है इसके नजदीक आते जाए। तो पॉइंट 2 जो है 1 के नजदीक आएगा, इतना नजदीक ले आते हैं, जैसे इस ग्राफ में ले लें, ये वाले ग्राफ है, पॉइंट 1 ये है, मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, ये पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट हमने यहां पर लिया था। तो ये दूसरा पॉइंट को इतना नजदीक लाते हैं कि इससे जो खींचा हुआ स्पर्श रेखा है वो दोनों में टच हो, तो दोनों में टच हो, तो लगभग इसके इतने नजदीक आ जाएंगे, अर्थात x2 माइनस x1 लगभग शून्य की ओर जाएगा, t2 माइनस t1 लगभग शून्य की ओर जाएगा, तभी वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, यानी स्पर्श रेखा जो है दोनों को एक साथ टच करेगा। अर्थात ये कह सकते हैं t2 माइनस t1 का वैल्यू लगभग शून्य, यानी डेल t का मान लगभग शून्य पहुंचेगा, तभी जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 एक दूसरे के पास रहेंगे, अर्थात इनके बीच में स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों को टच करेंगे। जैसे यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो 1 और 2 दोनों को टच करेगा, वैसे यहाँ पर भी टच करना चाहिए। तो यहीं से अवकलन की हमारा बेस स्टार्ट होता है। अब चलिए देखते हैं, मान लेते हैं दो चर राशियां हैं, एक चर राशि x और एक चर राशि है y। दो राशि है x और y, इनके बीच का ग्राफ इस प्रकार से, कुछ भी ग्राफ है हमारे पास, इस प्रकार से कोई ग्राफ है, तो हमें यहाँ पर अवकलन गुणांक निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं जो y का जो फलन आपको मिला है वो फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में है। जो x का जो फलन है जिसका हमें ग्राफ खींचे हैं, ये ग्राफ मान लेते हैं x के फलन में है। तो हमने क्या कहा कि अवकलन मतलब यहाँ पर अगर हम देखें कि दोनों चर का जो परिवर्तन है बहुत ही कम होना चाहिए, तभी हम इसमें निकाल सकते हैं। जैसे इससे पहले इससे पहले वाले जो फिनोमेना में देखे थे कि दो पॉइंट बहुत ही नजदीक हो तभी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे हम 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ लिए थे, 2 पॉइंट P और Q लिया गया था, तो क्या होता है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचे तो दूसरे को टच नहीं करेगा,
और दूसरे पर स्ट्रेट लाइन खींचे तो पहले को टच नहीं करेगा। तो ऐसे दो पॉइंट लिए जाए कि दोनों को टच करे। तो दोनों को टच करने के लिए इनके बीच का जो दूरी है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो बहुत कम कब होगा, जब हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं x को हमने बहुत छोटा परिवर्तन किया, इतना छोटा परिवर्तन किया कि x जो है डेल x थोड़ा सा, डेल x जो है बहुत ही छोटा राशि लेस देन जीरो, लगभग जीरो के है, x की वैल्यू लगभग जीरो के इक्वल है, तो निश्चित है y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, जहां पर डेल y भी बहुत ही छोटा राशि है, लगभग छोटा है। ठीक है, तो जब हमने x को थोड़ा सा परिवर्तन किया तो y भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो अब हम देखें y में परिवर्तन, y प्लस डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चूंकि y जो है x का फलन है तो y प्लस डेल y ये फंक्शन हो जाएगा x प्लस डेल x का। जब y को हमने चेंज किया y प्लस डेल y तो x जो चेंज होके कितना होगा, x प्लस डेल x, दोनों में अंतर लिया जाए y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस x। ये y प्लस डेल y की वैल्यू इतना है और y की वैल्यू कितना है, fx है। ठीक है, तो इनमें अगर परिवर्तन करें तो डेल y होगा, देखो y y कैंसिल हो जाएगा, डेल y हुआ, तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x। अब दोनों पक्षों में डेल x से हम डिवाइड कर देते हैं, तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये पहले चर के सापेक्ष दूसरे चर का परिवर्तन की दर है। ये क्या होगा, डेल x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर है। मतलब उस समय हमने समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर लिए थे, जिसको हम वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हम इन जनरल दो चर को ले लिए हैं, उसमें समय और दूरी चर था, तो यहाँ पर x और y चर है। अब इसके बाद इनको हम चेंज करके कई चर अलग अलग चरों में ले सकते हैं, तो ये परिवर्तन की दर कहलाता है। अब यही परिवर्तन जो है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी लिमिट बहुत ही छोटा होता है, यानी शून्य की ओर जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो, डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल x। इस प्रकार से अगर हम ले, ये बहुत ही छोटी राशि हो जाती है, तब हम इसको कहते हैं अवकलन गुणांक। इस राशि को कहेंगे अवकलन गुणांक, अर्थात ये चेंजेस होके हम इसको लिखते हैं dy अपॉन dx, where d means डिफरेंशियल। तो d by dy इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x। तो ये कहलाता है अवकलन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इन जनरल मैथमेटिकल टर्म में थोड़ा सा हल करने के लिए डेल x को हम h के रूप में मान लेते हैं, h कोई छोटा राशि है, डेल x के जगह में यूज हुआ है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस h प्लस fx डिवाइडेड बाय h। ये एक सिंपल फिनोमेना के रूप में अवकलन की डेफिनेशन हो जाता है। तो आप अवकलन को एक ऐसे राशि समझ लो, एक सामान्य भाषा में हम कहें, जैसे मान लो हम यहाँ एक आपके पास इतना लंबा एक दूरी है, ठीक है, इस लंबाई को अगर हमें तोड़ना है,
तो हम तोड़ेंगे, 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 4 भागों में तोड़ सकते हैं, 6 भागों में तोड़ सकते हैं, 8 भागों में तोड़ते जाइए। इसको इतना छोटा तोड़े, हम जितना छोटा तोड़ सकते हैं उतना तोड़े। तो सबसे छोटा भाग जो लगभग शून्य के बराबर है, इतना छोटा भाग तोड़े कि वो शून्य के बराबर है, तो हम उसको कहेंगे अवकलन। क्लियर है? बहुत ही छोटा राशि जिनको हम इतना छोटा तोड़ दें कि अवकलन। यहां तक कि जैसे हम लोग अगर इसको तोड़ेंगे तो निश्चित है बहुत छोटा तोड़ सकते हैं, लेकिन इस अगर उसको हम किसी छोटे चीज से हम ऑब्जर्व करें, जैसे मान लो चींटी से ऑब्जर्व करते हैं, तो चींटी के सापेक्ष वो क्या होगा, वो छोटी दूरी नहीं होगी उसके लिए, वो बड़ी दूरी होगी। अगर वो चींटी भी तोड़ दे, इतना छोटा तोड़े चींटी की वो और छोटा हो जाए, तो उन सबसे छोटा जो राशि होता है जो लगभग शून्य के बराबर है, वही अवकलन कहलाता है एक सामान्य भाषा में। क्लियर हो गया? तो ये अवकलन की डेफिनेशन हुआ। अब अवकलन की डेफिनेशन के बाद हम अवकलन की गणितों में कैसे या इसका उपयोग करें, इसको हम आगे देखते हैं। चलिए एक हम फलन ले लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, जो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, मात्र एक सिंपल सा फलन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इस रूप में है आपके पास। अब इसकी हम अवकलन गुणांक निकालते हैं। तो अवकलन गुणांक हम कैसे निकालेंगे? तो अवकलन गुणांक की डेफिनेशन तो हम देखें, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये फॉर्म की नामिना है, ठीक है। तो हमने अगर हम y में चेंज किया, x में हमने चेंज कर दिया x प्लस h के फॉर्म में, तो y का मान कितना होगा, इसमें फंक्शन ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस h क्या होगा, x प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया? या इसको हम हल कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h, इसकी वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर, यहां से माइनस ऑफ fx की वैल्यू यही है, x स्क्वायर है, fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ठीक है, विदाउट, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां से h को कॉमन निकाल लिया, 2x माइनस प्लस h बचेगा डिवाइडेड बाय h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा, 2x प्लस h बचा, नीचे कुछ नहीं है। अब h की वैल्यू 0 रख दें तो क्या होगा, 2x आएगा। तो ये इसका अवकलन गुणांक, इस फलन का अवकलन गुणांक निकल गया। ठीक है, क्लियर? इसी प्रकार अगर हम एक फलन और लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यू ले लेते हैं, चलिए y इक्वल टू एक्स क्यू ले लेते हैं, तब इसका क्या होगा, तब क्या होगा, ये है फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, तो इसको अगर हम देखें तो फंक्शन ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, तो x प्लस h पूरे का 3 घात होगा, और 3 घात का फॉर्मूला 3 पावर का फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस h क्यूब, ये होता है। अब ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो तो इसकी अवकलन गुणांक निकल जाएगा, यानी dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h, फंक्शन ऑफ x प्लस h ये होगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस h क्यूब, ये हो गया x प्लस h की वैल्यू, फंक्शन ऑफ x प्लस h, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय h। वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पे फलन बस आप निकालते जाइए, उसमें रखते जाइए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखें x क्यूब फिर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों x क्यूब को देखिए, ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0
यहां से हम h को कॉमन निकाल सकते हैं, 3x² प्लस 3xh प्लस h² डिवाइडेड बाय h। ये h फिर कैंसिल हो गया। अब h कैंसिल है, h की वैल्यू 0 रखें तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पर 0 बचेगा ये 3x²। तो इस प्रकार से देखिए ये दो वैल्यूज का हमने अवकलन गुणांक निकाल चुके हैं। हमने ये वाली फलन लिया था x², तो इसका अवकलन गुणांक क्या मिला 2x, और इसका x³ को लिए थे तो अवकलन निकला था 3x²। ठीक है, इन जनरल अगर हम आगे बढ़ते जाएं, मान लो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x⁴ लेंगे तो इसका आ जाएगा 4x³ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते जाएं तो इन जनरल हम इसको स्टार्ट करेंगे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x⁴n ले लें, फंक्शन ऑफ x⁴n ले लें तो dy अपॉन dx की वैल्यूज क्या मिलेंगे आप इसमें लगा लीजिए। देखिए इसके पावर जो है सामने चला जा रहा है, ठीक है, और पावर 2 था वो 1 हो गया, यानी 1 कम हो गया। वैसे यहां पर देखें तो 3 आगे हो गया और 3 घात कम होके 2 हो गया, मतलब 1 कम हो रहा है, पावर में 1 कम हो रहा है और सामने मल्टीप्लाई हो रहा है। तो n के लिए अगर हम देखें n x⁴n - 1 होगा। ओके, तो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ x⁴n। तो x के पावर n का ये सामान्य फार्मूला है। तो जहां आपको अवकलन गुणांक में x का n पावर आपको मिला तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यदि y इक्वल टू x⁴10 है, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ये n है, n की वैल्यू सामने आ जाएगा यानी 10 x⁴10 n, ये वाली फार्मूला से। तो dy अपॉन dx इक्वल होगा 10 x⁴9। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अवकलन गुणांक निकाला जाता है। हाँ चलिए देखिए, कुछ फलन है जिसका अवकलन गुणांक इस प्रकार से, इनको याद कर लेंगे। जैसे c मतलब कोई अचर राशि है, जैसे 10 20 15 जो भी हो अचर राशि आपके सिलेब आता है तो उनका अवकलन गुणांक सीधा 0 हो जाता है। ठीक है, x का n पावर n कोई भी पूर्णांक या अपूर्णांक कोई भी राशि हो सकता है, n की वैल्यू n कोई भी राशि है, नंबर्स हैं, तो उसका होगा nx का n-1। इसको हम लोग अभी हल करके चेक किए थे, सभी जो है उसी परिभाषा से निकला हुआ है। ठीक है, ex है एक्सपोनेंशियल ऑफ x, इसका बोला जाता है, तो एक्सपोनेंशियल फलन का ex है तो उसका अवकलन होता है ex ही होता है। log ex का, लॉगरिथम का ex का अवकलन 1/x होता है। साइन त्रिकोणमितीय फलन में अगर हम जाएं तो sin x का होगा cos x का माइनस sin x होता है, tan का sec² होता है, sec का sec x tan x होता है, cos का माइनस cosec cot होता है और cot का माइनस cosec² होता है। तो इतनी चीज आपके फिजिक्स में यूज होगा अवकलन में। अब इनका उपयोग कैसे होता है इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अवकलन से संबंधित है। किसी छड़ टी पर कण का विस्थापन समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है, तो कण का वेग निकालना है। तो अभी हम लोग पहले में देखे थे वेग निकालना मतलब स्लोप निकालना, स्लोप निकालना मतलब अवकलन गुणांक निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर अवकलन गुणांक निकालना पड़ेगा इसका। तो अवकलन गुणांक कैसे निकाला जाए, तो एक्चुअल में वेग अगर निकालेंगे तो dx/dt निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चर राशि x और t है, t इसकी चर राशि है और t के सापेक्ष x का मान निकालेंगे, अर्थात t के सापेक्ष x का अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। क्लियर हो गया, t के सापेक्ष x का अवकलन गुणांक, ये अवकलन का महत्व है। तो वेग निकालना मतलब t के सापेक्ष अवकलन निकालना, या ये इसी को हम स्लोप कहेंगे, प्रवणता या स्लोप, ढाल या tan थीटा, इस प्रकार से कहते हैं। इसमें एंगल भी पूछ सकता है, कोण भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो निकालना है।
चलिए वेग निकालते हैं यहाँ पे। तो इसका अवकलन गुणांक निकालेंगे। अवकलन गुणांक कैसे निकालेंगे? तो यहां से देख लो v इक्वल टू डी अपॉन डी टी। अब x की वैल्यू पूरा पुट कर दो, माइनस 15t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। अब इसमें अगर देखें प्लस है तो सभी में चला जाएगा, तो ये होगा d बाई डी टी माइनस 15t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी 20t प्लस d बाई डी टी 30। अब देखिए अवकलन गुणांक यहाँ पे फलन, अब इसी पे मेजर करें तो फलन ये है, तो फलन के सामने ये गुणांक है, अचर राशि है, तो -15 में t की फैक्टर नहीं रहेगा, इसलिए -15 जो है बाहर आ जाएगा, dt स्क्वायर बाय dt प्लस यहाँ पर फिर ये 20 भी बाहर निकल सकता है, इसमें t बचेगा, प्लस ये d30 बाई dt। तो अभी हम लोग अवकलन गुणांक के कुछ परिभाषा में देखे थे सूत्र में, ये क्या है, ये कोई अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन है। अचर राशि का अवकलन गुणांक हमने देखा था, उसके वैल्यू 0 होता है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे 0। ओके, अब यहां पर देखिए इस जगह पर फलन है t का स्क्वायर है, हम n का स्क्वायर x का स्क्वायर के रूप में हम लोग निकाले थे, ठीक है, तो स्क्वायर है ये, यानी हम ये कह सकते हैं x का n पावर है। तो n पावर का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, n(x to the power n-1), ये वाले फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा -15। अब यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा और t का 2 -1 होगा। सेम यहाँ पर भी होगा, 20 इंटू t का 1 पावर है, तो वो n इक्वल टू 1 होगा, 1 और t का 1 -1 हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगा और इसकी वैल्यू 0 मिलेंगे। तो कितना होगा, ये -30t एक कम हो गया, और ये 20t का 0 पावर होगा, किसी का 0 पावर इक्वल टू 1 होता है, तो ये अपने को वेग निकल गया। लेकिन किस समय पर निकालना है, t इक्वल टू 0 पर, तो t के वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें 0, तो अपने को वेग मिलेगा, इसको 0 कर दिया जाए तो 20 मिलेगा, 20 यूनिट्स मात्रक। तो इस प्रकार से अवकलन का अनुप्रयोग कर सकते हैं। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अवकलन का कुछ सेकंड वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो आप आई होप कि वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।